सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। दुनिया भर की इस वक्त सूरत हाल ये है कि जंगें बढ़ रही हैं, तनाज़ात बढ़ते जा रहे हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में एक तो ऑयल प्राइसेस में इजाफा हो भी रहा है और होगा भी, और फिर इसके साथ साथ इन्वेस्टर्स के लिए जो काबिल भरोसा मेटल्स हैं उसमें गोल्ड इस वक्त सर फहरिस्त है। और आलमी माशी माहिरीन की पेश गोइयों के मुताबिक सोना मजीद महंगा हो भी रहा है और आने वाले दिनों में यह मजीद महंगाई की तरफ भी जाएगा। स्पॉट गोल्ड की कीमत 1.3% इजाफे के साथ $3,600 फी ऑन से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि दिसंबर के लिए अमेरिकन गोल्ड में 0.7% का मजीद इजाफा भी हो सकता है और कीमत फ़रोख्त $3,600 से ज़ायद डॉलर्स ही इसकी भी मुकर्रर की गई है। तो दुनिया भर में इस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल के नतीजे में जो ये साल गुजरा है उसमें अब तक सोने की कीमत तकरीबन 37% बढ़ चुकी है। चाइना की जानिब से अगस्त में सोने की खरीदारी मुसलसल 10वें महीने तक बढ़ा दी गई है और जिससे अभी तवक्को की जा रही है कि इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस $3700 फी ऑन से ज़ायद भी पहुँच सकती है। लेकिन एक्सपर्ट से बताते हैं कि सोने की कीमत में इजाफे के साथ अमेरिकी गोल्ड प्रोडक्शन में भी कमी होने की तवक्को है। आलमी मार्केट में हाई प्राइस से पाकिस्तान में भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज गो की कीमत में इस्तेहकाम ज़रूर रहा है, लेकिन सिर्फ गुज़िश्ता 2 रोज़ में 10,000 रुपये से ज़ायद का इजाफा हो चुका है। 24 कैरेट सोने की फ़ी तोला कीमत गुज़िश्ता रोज़ 4,100 रुपये बढ़ी थी और 3,88,000 की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त ये मौजूद है। और गुज़िश्ता रोज़ हम देखें तो 3,84,000 से ये बढ़ी है, जबकि 24 कैरेट का जो 10 ग्राम सोना है उसकी कीमत में 3500 रुपये इजाफा हुआ है। तो उसकी कीमत अब 3,32,000 रुपये तक पहुंच चुकी है, जो ज़ाहिर 3,29,000 रुपये पिछले रोज़ मौजूद। ये जो एक इजाफा है ये तवातर के साथ जारी है। साल के एंड तक ये कीमत कहाँ तक पहुँच सकती है और इससे जो क़ुव्वत ख़रीद है वो किस हद तक मज़ीद मुतासिर हो सकती है, इन्वेस्टमेंट ये कितनी सेफ़ हो सकती है सूरत हाल में, इस पर हम बात करेंगे। शान सईद साहब ग्लोबल इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। शान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब आपकी ये प्रेडिक्शन है कि ये अगले 2-3 साल में गोल्ड की कीमत मुस्तकिल बढ़नी है। इस साल के एंड तक कहाँ तक ये जाएगी? पिछले 2 रोज़ में हमने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी और पाकिस्तान में भी 10,000 से ज़ायद इस कीमत में इजाफा हुआ है। मैंने पिछले हफ्ते एक टीवी चैनल में कहा था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड की जो प्राइस है वो साल के आखिर में वो 3,900 से लेके $4,000 पर आउंस पे ट्रेड करेगी। उसकी बेसिक वजह यह है कि सेंट्रल बैंक की जो बाइंग है वो काफ़ी एग्रेसिव है। इस साल के पहले क्वार्टर में हमने देखा कि 244 मेट्रिक टन जो है सेंट्रल बैंक ने बाइंग की। दूसरे क्वार्टर में हमने देखा कि 167 टन जो है सेंट्रल बैंक ने बाइंग की। तो टोटल इस साल 410 मेट्रिक टन जो है सेंट्रल बैंक बाइंग कर चुके हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो US डॉलर जो है इस साल 10% से ज़्यादा डिप्रिशिएट हो गया है। तो जब भी US डॉलर डिप्रिशिएट होता है तो गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जाती हैं। तो मेरा ख्याल है जो गोल्ड का इस वक्त फंडामेंटल्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। सेंट्रल बैंक की जब बाइंग होती है उससे क्लियर सिग्नल मिलता है कि जो एक ग्लोबल इकनॉमी में अनसर्टिनिटी है, फ्रेजिलिटीज़ है, इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक जो हैं अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं कि हम एक स्टेबल एसेट में पोजीशन लें, और वो जो है सो गोल्ड ही है। सही। तो शान साहब, अभी ये जो हम देख रहे हैं इस वक्त मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है, जो हर थोड़े दिन में एक ख़राबी उसमें पैदा हो जाती है, अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो जाती है, जंगें इस वक्त मुस्तकिल बुनियादों पर चल रही हैं। अमेरिका में जो इस वक्त इकॉनमी है वो भी किसी हद तक एक थोड़े से मुश्किल फेज़ में है और वहाँ भी हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे इशूज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं इस कीमत पर? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो जियो पोलिटिकल रिस्क है ये जो है इन्वेस्टर्स को बड़ा नर्वस कर रहा है। आपने जैसे शुरू में कहा कि जो मिडिल ईस्ट में है इस वक्त बड़ी अनसर्टेनिटी सिचुएशन, इसके अलावा रशिया यूक्रेन की गाज़ा में वो पोजीशन जो है इतनी अनसर्टन है कि इन्वेस्टर्स को समझ नहीं आ रहा, और वो जो है वो टेंजिबल एसेट्स में। जब मैं टेंजिबल एसेट्स की बात करता हूँ तो उसका मतलब है रियल स्टेट, गोल्ड, सिल्वर, एग्रीकल्चर, लग्जरी गुड्स, इसमें पोजीशन लेते हैं जब हालात ख़राब हों। तो अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें हम उसी तरफ जा रहे हैं। 1970s में उस वक्त भी जियो पोलिटिकल रिस्क था, डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा था और गोल्ड की प्राइस $35 पर आउंस थी 1971 में, और 20 जनवरी 1980 को गोल्ड की प्राइस $850 हो गई। तो अगर हम स्ट्रेट मैथ्स लें तो ये 2328% इंक्रीज है इन अ स्पैन ऑफ 9 ईयर्स। और फ्रॉम 1976 टू 1981 गोल्ड जो है 50% डेप्रिशिएट हुआ था।
फ्रॉम 1976 टू 1982 सेंट्रल बैंक इसी तरह गोल्ड की बाइंग कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है 50 साल बाद हम वही हिस्ट्री रिपीट हो रही है और वही सेंट्रल बैंक की बाइंग दोबारा शुरू हो गई है। डॉलर डेप्रिशिएट कर रहा है, जियोपॉलिटिकल रिस्क है और ओवरऑल जो इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट है वो टेंजिबल एसेट्स की तरफ जा रहा है। और शान साहब, जो गोल्ड के रिजर्व्स पाकिस्तान में इस वक्त एक्सप्लोर हुए हैं, उन पर जो इस वक्त काम चल रहा है, तो उसको अगर हम इस सिचुएशन से कनेक्ट करें तो पाकिस्तान कब तक इनसे फ़ायदा उठाने में कामयाब हो सकेगा? चूँकि हम देख रहे हैं कि कीमत बढ़ती जा रही है और अगले 2-3 साल में जब ये पाकिस्तान में बेहतर तरीके से माइनिंग के रिजल्ट्स आना शुरू होंगे तो उस वक्त तक कीमत शायद 5,000 या 5,500 पर आउंस तक पहुँच चुकी होगी। बिल्कुल, इससे मेरा ख्याल है $5,000 पर आउंस तो शायद अगले साल के आखिर तक हो जाए। जो हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में जो गोल्ड रिजर्व्स एक्सप्लोर हुए हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट जब तक आएगी, जब एक्सप्लोर होगा, गोल्ड एक्सट्रैक्ट होगा, वो मार्केट में आएगा, तो उसको मेरा ख्याल जो है वो 1-2 साल में, तकरीबन 5 से 10 साल की कहानी है। तो पाकिस्तान को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ शान साहब, गोल्ड के साथ हम देख रहे हैं सिल्वर के प्राइस भी अब बहुत बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में तो ऑल टाइम हाई हो गए हैं, तो ये भी गोल्ड के पैरेलल इसी तरह इसकी कीमत भी बढ़ती रहेगी? जी हाँ, बिल्कुल। जब भी गोल्ड बढ़ता है उसके पैरेलल जो है, इन टेंडम जो है वो सिल्वर बढ़ता है। और सिल्वर के बारे में मशहूर है, इट्स अ पुअर मैन्स गोल्ड, ये गरीब आदमी का गोल्ड है। लेकिन सिल्वर की इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, मेडिकल में बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी जो आपके बेसिक इक्विपमेंट्स हैं, जैसे फ़ोन है, कंप्यूटर की जो ये लैपटॉप वगैरह है, इसमें सबसे ज़्यादा सिल्वर यूज़ होता है। सो वंस सिल्वर इज़ यूज्ड इट कैन नॉट बी रीयूज, वो दोबारा रीयूज नहीं हो सकता। तो सिल्वर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और सिल्वर ने एक साल 42% इंक्रीज शो किया है, गोल्ड ने 39% YTD शो किया है इंक्रीज। तो मेरा ख्याल ये दोनों मेटल्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे और बहुत सारी जो हैं एसेट क्लासेस को वो पीछे छोड़ देंगे। तो मेरा ख्याल है जो लोग गोल्ड और गोल्ड नहीं ले सकते, उनको मेरा ख्याल है देखना चाहिए सिल्वर एक अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन और अच्छे रिटर्न दे सकता है इस साल। और शान साहब, जब ये इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज़्यादा एक वाइज एडवाइस हो सकती है गोल्ड में, या ये कीमत आगे चलकर फ्लक्चुएट भी हो सकती है? इसके वापस आने के तो कोई इम्कान नहीं होंगे, कोई बड़ा डाउनफॉल तो नहीं आ सकता अगले चंद महीनों में? देखिए, एसेट क्लास ऊपर भी जाती है, नीचे भी आती है, प्रॉफिट टेकिंग भी होती है, करेक्शन भी होती है। ये हर एसेट क्लास में होता है, चाहे वो बॉन्ड्स हो, चाहे रियल स्टेट हो, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, कोई भी प्रोडक्ट हो। तो मेरा ख्याल है इन्वेस्टर्स को कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी एसेट क्लास में पोजीशन लेने से पहले अपने आप को पहले स्टडी करना चाहिए, मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट गैदर करना चाहिए कि हम कितने अरसे के लिए ये इन्वेस्टमेंट रख रहे हैं, कितना हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो चाहिए इसमें, और हमारा रिस्क प्रोफाइल क्या है, हम क्या बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं, हम मॉडरेट हैं या एग्रेसिव हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, जो भी आप एसेट क्लास में पोजीशन लेते हैं उसकी एक एग्जिट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हम किस वक्त इसको जो है बेच देंगे, ये नहीं आप कर सकते कि आप गोल्ड और सिल्वर लेके बिल्कुल बैठ जा गए जी अब हमने 10 साल के लिए जो है वो इसको रखना है, 20 साल के नहीं, आपको एक टाइम फ्रेम सेट करना पड़ता है कि 3 साल, 5 साल, 10 साल। तो मेरा ख्याल है ये जो 3-4 क्वेश्चंस हैं ये इन्वेस्टर को अपने आप से खुद पूछने होंगे, बजाय वो बिल्कुल गोल्ड और सिल्वर में कूद जाएं या इक्विटी मार्केट में कूद जाएं, क्योंकि सारी दुनिया कूद जाए। तो इन्वेस्टर्स को पहले अपने आप को एजुकेट करना होता है, उसके बाद ही वो एसेट क्लास में पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शान सईद साहब, ग्लोबल इकोनॉमिस्ट मौजूद थे। और न सिर्फ गोल्ड की पाकिस्तान में आने वाले दिनों में बड़ी इंपॉर्टेंस है, बल्कि दीगर ऐसे कीमती मिनरल्स हैं जो कि अब एक्सप्लोर होना शुरू है और इस पर अब इन्वेस्टमेंट भी आना शुरू हो चुकी है। अमेरिकन कंपनी ने पाकिस्तान के साथ एक बड़ा MOU साइन किया है, उसकी तफसीलात और जो दीगर कीमती मादनियात हैं वो पाकिस्तान को आने वाले दिनों में कितना फ़ायदा पहुँचा सकती हैं, इस पर भी तफसील से बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका में तजारती टैरिफ पर मुज़ाकरात हुए और कामयाब मुज़ाकरात के बाद टैरिफ में 10% पाकिस्तान के लिए कमी की गई और 29 से 19% इस अमरीकी टैरिफ को पाकिस्तान के लिए कर दिया गया। और इसी माहदे के साथ ही अमरीकी सदर की जानिब से इस बात का भी ऐलान किया गया था कि अमरीका पाकिस्तान में ऑयल और दीगर मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन में दिलचस्पी भी रखता है और मुस्तकबिल में वो इसमें हिस्सा भी लेगा। और अब पाकिस्तान और अमरीकी कंपनीज़ में इन नायाब मादनियात की पैदावार और इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए
मुआहिदा भी तय पा गया है। अमेरिका की एक कंपनी ने पाकिस्तान से नायाब मादनियात हासिल करने के लिए $50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का मुआहिदा किया है। ये मुआहिदा पाकिस्तान की फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिका की US स्ट्रेटेजिक मेटल्स कंपनी के दरमियान हुआ है और ये इनिशियल इसका जो अमाउंट है वो $50 करोड़ का है। दोनों कंपनीज़ ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में MOU पर दस्तखत भी कर दिए हैं। अमेरिकी कंपनीज़ अब पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में अभी इब्तदाई तौर पर $50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। तो FWO मुल्क में ये नायाब मादनियात निकालने के लिए माइनिंग करने वाला सबसे बड़ा इदारा है, जबकि अमेरिका में US स्ट्रेटेजिक मेटल्स इन नायाब मादनियात की पैदावार और रिसाइकलिंग में अपना एक बड़ा नाम रखती है। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान में एक पॉली मेटलिक रिफाइनरी भी लगाई जाएगी और जिसमें धात को साफ करके खालिस बनाया जाता है। ये रिफाइनरी अमेरिकी मार्केट में तेज़ी से बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए वक्फ शुदा और तैयार शुदा प्रोडक्ट्स तैयार करेगी। इस मुआहिदे के पहले मरहले में तकरीबन $500 मिलियन की पाकिस्तानी कानों के शोबे में इन्वेस्टमेंट का तस्वुर किया जा रहा है और PM ऑफिस से जो डिटेल सामने आई हैं उसके मुताबिक दोनों कंपनी से जो कॉपर है वो सोना और इसके अलावा भी दीगर मादनियात निकालने पर बात हुई है, जिसमें फ़रीक़ैन ने रजामंदी जाहिर की है कि वो पाकिस्तान में इन मिनरल्स की प्रोसेसिंग की सलाहियत को बढ़ाने और माइनिंग सेक्टर में बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये पार्टनरशिप फौरी तौर पर शुरू होगी, जिसमें पाकिस्तान से फौरी तौर पर दस्तयाब हालत में मौजूद मिनरल्स को एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। इसमें कॉपर भी है, सोना भी है, दीगर नायाब नेचुरल मिनरल्स भी इसमें शामिल हैं। अब इसी तरह का एक और मुआहिदा पाकिस्तान की नेशनल लॉजिस्टिक कॉर्प और पोर्तुगीज़ इंजीनियरिंग कंपनी के दरमियान भी हुआ था और इसी तरह गुज़िश्ता माह अमरीका ये भी कह चुका है कि हम पाकिस्तान के साथ अहम मादनियात और हाइड्रोकार्बन पर ताउन की तलाश के मुंतज़िर हैं। अब यहाँ पर कुछ सवालात हैं और उसमें एक सवाल अहम ये भी है कि अमेरिकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात को तो मजबूत करेगी, लेकिन इसके साथ साथ क्या तरक्की, टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र और रोज़गार के भी नए मौके फराहम कर सकेंगी और पाकिस्तान की इकॉनमी को इससे इतना फ़ायदा होने जा रहा है। ख़ासतौर पर मिनरल सेक्टर कितना बड़ा गेम चेंजर का रोल प्ले कर सकता है आने वाले दिनों में। इस पर हम बात करेंगे। अब्दुल हन्नान साहब माइंस एंड मिनरल्स एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल हन्नान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये इनिशियल $50 करोड़ की ये इन्वेस्टमेंट अभी तो ज़ाहिर है ये MOU के फेज़ में है, आगे तेज़ी के साथ अगर ये काम बढ़ता है और ये इन्वेस्टमेंट आती है तो ये मज़ीद कितनी इससे एक्सप्लोरेशन में, वैल्यू एडिशन में, रिफाइनिंग में मदद मिल सकेगी हमारे माइनिंग सेक्टर को? थैंक यू अरबाब। देखें, US के 2 प्रोग्राम्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक मेटल्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स क्रिटिकल मिनरल फोरम्स। सो इनके जो कमर्शियल डायरेक्टर हैं मिस्टर माइकल हॉलोमैन, जिन्होंने MOU साइन किया है और इनकी ग्लोबल रीच बहुत अच्छी है। और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम हमारी जब बात हुई थी तो जो इनके एक स्टेट डायरेक्टर है मार्को रूबियो, जिन्होंने ये कहा था कि हाइड्रोकार्बन में और क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ एलिमेंट में ये लोग इन्वेस्ट करेंगे। सो ये इसमें जो 3 सेक्टर हैं जो कि बहुत प्रोमिनेंट है। क्रिटिकल मिनरल की मैपिंग होगी और रिसोर्स का एस्टिमेट किया जाएगा। लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है और जो सबसे बड़ा बात है कि पॉलीमेटेलिक मिनरल रिसोर्स रिफाइनरी यहाँ पे इंप्लीमेंट होगी और हमारे पास इसमें वैल्यू एडिशन और वैल्यू असेसमेंट के चांसेस आएंगे। प्लस हमारे जो ऑलरेडी माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटजीज़ हैं उसकी एक्सपेंशन होगी। सो इस बड़ी इन्वेस्टमेंट से जो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड पाकिस्तान मिनरल कमोडिटीज़ में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ पोर्टफोलियो के साथ वैल्यू एडिशन होगी। और हमारे जो करंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इसमें डेफिनेटली FWO के बहुत ज़्यादा रोल है, SIFC का रोल है। इस रोल के अकॉर्डिंगली जो ये शराकत हुई है और इसी में जो US की हमारे पाकिस्तान में डिप्टी चीफ मिशन पे हैं नेटेल बेकर, जिनका कहना ये था कि येट इट हैज़ टू बी गो फर्दर ऑन दैट। सो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होगा। और देखें, पहले हम जब बात कर रहे थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, सो कैनेडियंस आर देयर, ऑस्ट्रेलियंस आर देयर, सो चाइनीज़ आर ऑलरेडी देयर। तो US के आने के साथ एक बहुत बड़ा बूम आएगा। और देखें, पूरी दुनिया में इस वक्त हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन का दौर है, तो मेरे पर्सपेक्टिव में ये एक पॉजिटिव फीडबैक है जिसमें बहुत कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें आने को वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। तो अब्दुल हन्नान साहब, जो पॉलीमेटेलिक रिफाइनरी लग रही है ये इस वक्त कितनी इंपॉर्टेंट है और इस तरह की रिफाइनरीज ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद हैं या अभी मजीद इस तरह की रिफाइनरीज की ज़रूरत होगी? ये कितना वैल्यू एडिशन कर सकेगी इस पूरे प्रोसेस में? अहबाब, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये जो पॉलीमेटेलिक रिफाइनरी है, देखें ये एक वो सेक्टर है जहाँ पे हम लोग लैब्स करते हैं। वी डू हैव मेटेलिक ओर, लेकिन ओर को वैल्यू एडिशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें
चाहे ये प्रॉपर रिफाइनरी। तो पाकिस्तान में पहले कोई ऐसी रिफाइनरी नहीं है, एक्सेप्ट एक प्रोजेक्ट था मोहम्मद कैल कॉपर प्रोजेक्ट का, जहाँ पे FWO लोकली इसको प्रोसेस कर रहा है, और इसी तरह सैंडक मेटक लिमिटेड बलूचिस्तान में कॉपर ओर को बना रहा था। सो अगर ये पॉली मेटालिक रिफाइनरी आती है, और यही चीज़ मैनिफेस्टो था पाकिस्तान मिनरल समिट का कि पाकिस्तान में रॉ ओर को एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, वैल्यू एडिशन करके बनाया जाएगा। तो पॉली मेटालिक रिफाइनरी में क्रिटिकल मेटल्स हैं, निकल है, कोबाल्ट है, कॉपर है, टंगस्टन है। तो ये तमाम मेटल जो है, इट इज़ अ नीड ऑफ टाइम जिसको गवर्नमेंट लुक फॉरवर्ड कर रही है, और हमारी जो जितनी भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि इस सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, और यही वैल्यू चेन और वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करेगी। सही। और जो हमारी एक्सपोर्ट का वॉल्यूम है उसमें ये किस हद तक मदद फराहम कर सकती है? ये वैल्यू एडिशन होने के बाद जो ये सारे मेटल्स हैं या मिनरल्स हैं, उनकी वैल्यू कितनी तब्दील हो जाती है, कितनी एडेड उसमें वैल्यू अमाउंट हो जाता है? इसमें देखें, जब हम रॉ ओर को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें एक बहुत ज़्यादा फ्राइट चार्जेस देने पड़ते हैं। हमारे जो रॉ मटेरियल की टनिज है वो बहुत ज़्यादा हमें पे करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली जो एक इन्वेस्टमेंट सिनेरियो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप अभी रॉ ओर को प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे जो पे बैक पीरियड है या नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होगी, और हमारी जो एक्सपोर्ट है फास्ट हो जाएगी, और हम फिनिश प्रोडक्ट और सेमी फिनिश प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकेंगे। सो इसका डायरेक्ट जो इन्फ्लुएंस आएगा, जो हमारा फाइनेंस का क्रीमिंग कर्व है उसके ऊपर एक इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सही। और ये जो हमें मशीनरी, जो टेक्नोलॉजी जो दरकार थी, उसकी कितनी तेज़ी के साथ इस वक्त पाकिस्तान में आमद हो रही है रेकोटिक के बाद, और कुछ ऐसी बड़ी एक्सप्लोरेशंस हो रही हैं जो फौरी तौर पर पाकिस्तान को फिर ख़ास तौर पर एक्सपोर्ट की मद में मौका भी फराहम कर सकें और फ़ायदा भी हो सके पाकिस्तान में? बिल्कुल, देखें इनिशियली बैरी गोल्ड का जो फर्स्ट MOU साइन हुआ है वो कुमिट्सो के साथ हुआ कि वो अपनी हैवी मशीनरी लेके आएगा। कुमिट्सो के साथ अभी देखें, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताऊं, जो ग्लोबल मॉडल चलता है बीइंग अ ग्लोबल माइनिंग एक्सपर्ट, कि जब हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हम कंपेटिटर को भी बुलाते हैं, तो हम इसी फंडिंग के साथ अदर पार्टनर्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। अभी बैरी गोल्ड ने जो 5 पॉकेट्स को एक्सप्लोर कर रहा है, सो दिस इज़ द राइट टाइम गवर्नमेंट को चाहिए कि हम अदर की प्लेयर जिसमें रियो टिंटो है, न्यू माउंट है, BHP है और अमेरिकन कंपनीज, इनको बुलाएं और इनको हम ओपन प्लेटफॉर्म दें कि दीज आर द एरियाज वेयर यू विल इन्वेस्ट, एंड वी ऑल टुगेदर एज अ बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल नेशन हम इस एरिया को प्रोड्यूस करें। तो जो हैवी मशीनरी है डेफिनेटली उसमें जर्मन टेक्नोलॉजी है, स्कैंडिनेवियन टेक्नोलॉजी है और जापानीज टेक्नोलॉजी है। सो इन तमाम चीज़ों को हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, और ये अब देखें स्टेप बाय स्टेप, टाइम बाय टाइम चीज़ें लैप्स हो रही हैं और चीज़ें समझ आ रही हैं, और एवरीवन गोइंग ऑन टू द राइट पाथ। और हन्नान साहब, जो इस माह के आगाज़ में एक बिज़नेस टू बिज़नेस कॉन्फ्रेंस चाइना में हुई, हमने चाइना को भी पाकिस्तान की मिनरल सेक्टर में इंटरेस्ट थोड़ा देखा है। इससे पहले सैंडक की सूरत में उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मौजूद भी है। तो अब इस सेक्टर में उनकी इस वक्त इन्वेस्टमेंट कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, और टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त उनकी क्या पोजीशन है, कितनी हेल्प वो पाकिस्तान को फराहम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखें जो ये अभी रिसेंटली शंघाई में बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें पाकिस्तान के तकरीबन आई थिंक मोर देन 18 ऐसे माइनिंग डिपार्टमेंट एंड माइनिंग कंपनीज है जो कि बिजनेस पोर्टफोलियोज लेके चाइना गए हैं, और उसमें हमने बड़े अच्छे तरीके से अपने बिजनेस प्रपोजल्स दिए सो डैट हम एक अच्छी इन्वेस्टमेंट लेके आ सकें। सो इसमें जो फॉरेन हमारे चाइनीज जो कि एक बहुत अच्छा नेबर है, दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। चाइना के पास जो टेक्नोलॉजी है वो प्रोसेसिंग की बहुत अच्छी है, दे आर वेरी हेल्पफुल इन द मशीनरी, और दे आर रेडी टू ऑलरेडी चाइनीज आर नेबरिंग कंट्री ऑलरेडी डूइंग माइनिंग हेल्प इन पाकिस्तान। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप था गवर्नमेंट का, और इस B2B कॉन्फ्रेंस में डायरेक्ट बिजनेस आएगा, गवर्नमेंट लेवल पे MOU साइन होंगे और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। और सबसे अच्छी चीज़ होती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के सिनेरियोज होंगे उतने ही नेट शॉर्ट ऑफ टाइम में आप उस चीज़ अपने ऑब्जेक्टिव को मीट कर सकते हैं। और हन्नान साहब, चूँकि एक एमर्जिंग सेक्टर है और इस वक्त दुनिया की कई बड़ी जो इकोनॉमीज़ हैं उनकी दिलचस्पी भी हम इसमें देख रहे हैं। USA ने अब वाज़ेह तौर पर अपनी दिलचस्पी शो कर दी, कैनेडियन कंपनी पहले ही मौजूद है, चाइना का भी इंटरेस्ट है, ऑस्ट्रेलिया भी इस सेक्टर में एक बड़ा खिलाड़ी है। अब ऑस्ट्रेलिया से हम कैसे और किस मद में ये फ़ायदा उठा सकते हैं, और वो हमें कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं, चूँकि टेक्नोलॉजी वाइज या माइनिंग सेक्टर में वो भी अच्छी खासी इस वक्त प्रोग्रेस कर चुके हैं? बिल्कुल, आपको बताता चलूँ बाप, दुनिया में जो सबसे बड़ी 2 माइनिंग कंपनीज हैं BHP एंड रियो टिंटो, दे आर ऑस्ट्रेलियंस। और मैंने जिस कंपनी से काम सीखा, सैमोस माइनिंग सोल्यूशन, दे आर अराउंड 5 डिकेड्स ओल्ड कंपनी। ऑस्ट्रेलियंस आर वेरी हेल्पफुल एंड दे आर टेक्नोलॉजिकली वेरी एडवांस। पूरी दुनिया में माइनिंग सेक्टर में
Australians are very advanced. तो हमें basically we at government level we need to write to BHP, Rio Tinto to invest in Pakistani sector. Already जो हमारी porphyries already discovered है, straight away business proposal है, you come, you explore, you input your investment, your machinery, your technology. उसके बाद आप all together जो government level पे terms and condition होती हैं, I think this is the best model and best time to bring all the collaborative partner from Australia as well. और हन्नान साहब, ज़ाहिर है इसमें हमारी मजबूरी है, चूँकि हमारे पास वो फंड्स या वो इंफ्रास्ट्रक्चर या वो टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है कि हम इसको अब इटसेल्फ या अपने ओन पर कर सकें। तो ये जब जॉइंट वेंचर्स हम करते हैं तो फिर जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो तो यकीनन बढ़ेंगी, लेकिन जो एक्सप्लोरेशन हमारी होती है, जो डिस्कवरीज़ होती हैं, फिर उसमें अच्छा खासा एक चंक हमें इन बैरूनी हमारे पार्टनर्स को भी देना पड़ता है। तो ये सब बेहतर अंदाज से चल रहा है। अगले 3 से 4 साल में पाकिस्तान को एक वाज़े पाकिस्तान की इकॉनमी में एक फ़ायदा इस सेक्टर में होते देखेंगे। बिल्कुल देखें, अब आप किसी भी मेगा प्रोजेक्ट में जो उसका रेवेन्यू वो डिपेंड करता है उसके मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट के ऊपर। अगर आपने अच्छी एक्सप्लोरेशन की, आपने अच्छे बिजनेस मॉडल बनाए और आपने ये अच्छा आइडेंटिफाई किया है कि आपका रिसोर्स कैसा है, क्योंकि हर चीज़ जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है रिसोर्स की मार्केट वैल्यू है। तो अगर अच्छी जियोलॉजिकल स्टडीज़ हुई हैं तो देखें उसमें पूरी दुनिया में 2-3 स्टैंडर्ड चलते हैं। USA में SK 1300 स्टैंडर्ड है, कनाडा में NI 43-101 स्टैंडर्ड है और ऑस्ट्रेलिया में ग्लोबली सर्टिफाइड जॉर्ज स्टैंडर्ड है। तो जब हम इस स्टैंडर्ड पे बेसिकली एक्सप्लोरेशन या फिजिबिलिटी बनाते हैं, सो फ्रॉम स्टार्ट और एक्सप्लोरेशन से लेके एक्सप्लोरेशन, ड्रिलिंग, माइनिंग, ओपन पिट, अंडरग्राउंड, उसकी डिज़ाइनिंग, हर फेज़ के फर्दर स्टेप्स हैं जिसको QP वैलिडेट करता है। तो जब फॉरेन कंपनीज आती हैं तो हम बेसिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे काम करते हैं, उस पे चांसेस ऑफ इनएक्यूरेसी कम होती है, लेकिन उन मॉडल्स के अंदर बेसिकली हम सिनेरियोज रन करते हैं कि लाइक अगर 2028 में कॉपर की कमोडिटी की कॉस्ट चाहिए तो व्हाट इट वुड बी इन 2035। तो ये एडवांस सिनेरियोज रन किए जाते हैं। तो इसमें ये होता है कि जो इन्वेस्टर होता है, ये जो बेसिकली जो कंट्री है जो कि उस प्रॉपर्टी को ऑन कर रहा है, वो एक सेफ जोन में रहता है। जब आपको पता है जब US टैरिफ की बात लगी थी तो उस वक्त कॉपर की प्राइस जो बैरी गोल्ड के केस में हमने $3 पर पाउंड एंटर की थी, इस वक्त प्राइस थी अराउंड $6.5 पर पाउंड। सो अगर ये वैल्यू सस्टेन करते हो जिस वक्त हम इस माइन को प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे पास एक रीजन है कि हम अगर इनिशियली हमारा जो माइन डिज़ाइन था वो 200 मीटर डेप्थ का है तो हम फर्दर 150 मीटर जा सकते हैं, हम उस ओर को ज़्यादा डेप्थ में जाके भी माइन कर सकते हैं। तो इससे रेवेन्यू इससे इंक्रीज़ होता है। और हन्नान साहब, ये जो इंटरनेशनल बड़े बड़े प्लेयर्स इस वक्त हमारे मुल्क में आ रहे हैं, इससे जो हमारे लोकल माइनर्स हैं उनको कितना ग्रूम होने का मौका मिलेगा और वो इनसे कितना कुछ सीख सकते हैं, चूँकि टेक्नोलॉजी वाइज, मशीनरी वाइज, एक्सपर्टी वाइज ज़ाहिर है वो इस वक्त हमसे बहुत आगे हैं। तो हमारी लोकल इंडस्ट्री को जो इस वक्त लोअर स्केल पर काम कर रही है उसे भी अपना लेवल थोड़ा सा हाई करने का मौका मिल सकेगा। बिल्कुल, मैं अभी आपको बताऊं, और आप देखें जब बैरी गोल्ड आया और बैरी गोल्ड जब आया तो ये सबसे पहले ग्लोबली जितनी भी कंपनीज हैं वो 1% कम्युनिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे सर्व करती हैं। वो लोगों को ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और अवेयरनेस देते हैं। तो इसमें इस अवेयरनेस में सोशल अवेयरनेस भी शामिल होती है, इसमें टेक्निकल अवेयरनेस भी शामिल होती है। टेक्निकल अवेयरनेस में देखें माइनिंग साइकिल में माइनिंग इंजीनियर्स होते हैं, जियोलॉजिस्ट होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं। तो इस तरह चीज़ों सीखने को मिलती हैं। और जब मिनरल डिफरेंट तरह के मिनरल समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो हमारी लोकल कम्युनिटी को भी बहुत कुछ सीखने का पता मिलता है और ये पता चलता है कि ग्लोबली किन पैरामीटर्स पे काम हो रहा है और हमने बीइंग पाकिस्तानी किन पैरामीटर्स को अडॉप्ट करना है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हन्नान साहब, माइन पर हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और हम मौजू पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।